जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों आपको टोटल आज 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन आप लगा लेते हैं तो एग्जाम हॉल में दोस्तों 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा कंफर्म। मेरी तरह से दोस्तों 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा 110% कह रहे दोस्तों। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, वर्दी चाहते हैं दोस्तों तो पेन कॉपी लेके पहले बैठ जाइए, पेन कॉपी सामने ले लीजिए और नंबर जो है 1 से 50 तक कर लीजिए और देखते चलिए जितना सही होगा दोस्तों सही कीजिए और जितना गलत होगा उसको गलत कर दीजिएगा। इससे अनुभव मिलेगा हम 50 में से कितना सही कर पाए। मेरे अनुसार जो है आप लोगों को टेस्ट देना चाहिए। एक बार देखिए दोस्तों 50 में कितना सही कर पाते। जीके जीएस बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आप सभी का, थोड़ा सा आप समय और लेना चाह रहे हैं कि आप लोग परिवार में पहले जो शामिल हो जाइए दोस्तों, सेशन को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतना सा काम तो आपका बनता है दोस्तों, आप जरूर कर लीजिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इनका राइट आंसर क्या है कमेंट आप लोग बता दीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों इसका कार्य क्या होता है मुख्य। आप सभी को पहले तो इसका आंसर बताना पड़ेगा और 2-3 पॉइंट को लिखना भी पड़ेगा। पहला पॉइंट जो बता रहे दोस्तों इनका करेक्ट आंसर होगा ए, शिक्षा विज्ञान जो है इनका अनुसंधान प्रसार करना होता है दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए इनका पहले प्रश्न तो एक पॉइंट को लिखिए, इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर लिख लीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पेरिस में है, एक हो गया। दूसरा पॉइंट को लिखिए यूनेस्को का स्थापना कब होता है दोस्तों, 4 नवंबर 1946 को हुआ था इसका स्थापना। एक पॉइंट एक्स्ट्रा में लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, वियना में है। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखता है कि घरेलू द्वारा जो है घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह क्या है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 2 नंबर का प्रश्न का बता दीजिए दोस्तों। 2 का भी जो पॉइंट लिखाने लो दोस्तों कंफर्म करें, वहाँ पे लिख लीजिए वीवीआई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में बिहार पुलिस में एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो पॉइंट आपको 2-3 पॉइंट आपको लिखाएंगे। इस प्रश्न को लिख के और रिपीट करते रहिए और याद कर लीजिए दोस्तों। इसमें आपको 1 से 2 प्रश्न 110% मिलेगा और कंफर्म मिलेगा। इसी बात पे अभी तक सेशन को लाइक ना कर लीजिए और 3 पॉइंट आपको लिखाने वाले वीवीआई। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। तो दोस्तों 2 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, 2 नंबर का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। इनका करेक्ट होगा टाइफाइड, पेचिस और क्षय। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर का। चलिए स्टार्ट दे दी, स्टार्ट देके पहले लिखिए, ठीक है। विषाणु द्वारा दोस्तों कौन कौन सा रोग होता है दोस्तों, आप सभी पता है। विषाणु से होता है दोस्तों पोलियो, खसरा, चेचक, रेबीज, एड्स आदि रोग होता है। विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है दोस्तों आप लोग को पता है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा बीमारी भी होता है दोस्तों विषाणु से, ठीक है। विषाणु से इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा जो है दोस्तों, चेचक भी होता है, रेबीज और एड्स आदि रोग होता है दोस्तों विषाणु से। अब जीवाणु से कौन कौन सा होता है दोस्तों, जीवाणु से आप सभी पता है दोस्तों हैजा होता है, टिटनस होता है, कोर होता है, प्लेग होता है आदि रोग होता है दोस्तों। इतना से लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन सा होता है दोस्तों रोग, इनका होता है कालाजार, मलेरिया, पेचिस, इन सब बीमारियां होता है प्रोटोजोआ से। एक बार रिपीट कर देते हैं 3 बीमारी। विषाणु से कौन कौन सा होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा बीमारी, पोलियो, खसरा, चेचक, रेबीज, एड्स होता है। दूसरा जीवाणु से होता है दोस्तों हैजा, टिटनस, कोर और प्लेग। तीसरा होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों कालाजार, सभी को फेमस बीमारी है, मलेरिया, पेचिस आदि होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 3 को एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होता है, फटाफट 3 नंबर का बता दीजिए। इनका करेक्ट आंसर बताता है युगलिना जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनका करेक्ट आंसर होता है 3 नंबर प्रश्न का दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा प्रश्न नंबर 3 का, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न का देखिए दोस्तों, पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान था दोस्तों। 4 नंबर करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, इनका आंसर फटाफट बता दीजिए। 4 नंबर प्रश्न का जो दोस्तों इनका बता रहे दोस्तों, आप लोग बता रहे हो भाषा और व्याकरण बता रहे दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर होगा विद्वान थे किनका, वो भाषा और व्याकरण के विद्वान थे पाणिनि, ठीक है। करेक्ट आंसर 4 का 2 पॉइंट को पहले लिख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट बताएंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों पाणिनि भाषा एवं व्याकरण के विद्वान थे, तो पता ही दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना कौन है दोस्तों, पूछा जाता है बिहार पुलिस में बार बार। अष्टाध्यायी की रचना कौन है दोस्तों, आपसे पता है पाणिनि था दोस्तों, ठीक क्या है पाणिनि। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि सांसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न यदि तांत्रिक है तो उसे क्या होगा दोस्तों, क्या मिलेगा आपको बताना पड़ेगा। लिखित मिलेगा, मौखिक या शून्यकाल मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होता है, आप लोग बता रहे दोस्तों मौखिक मिलेगा, मौखिक उत्तर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है मौखिक, ऑप्शन नंबर बी नंबर बता रहे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इस प्रश्न का आप लोग को कुछ पॉइंट बता रहे दोस्तों। यहाँ पे पहले पॉइंट को आप लोग को नोट करना चाहिए, कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पॉइंट को पहले स्टार्ट देके लिखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। पहले लिखा जाता है दोस्तों कि प्रश्न काल के ठीक बाद काल को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्न देखिए प्रश्न क्या शून्यकाल को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रश्न काल के ठीक बाद काल को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट को लिखिए दोस्तों, शून्यकाल जो है दोस्तों 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे खत्म हो जाता है, 1 बजे दिन तक चलता है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि शून्यकाल भारत का ही देन है। पूछा तो दोस्तों शून्यकाल किस देश का देन है, तो आप लोग भारत का बताइए दोस्तों। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है,
प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आप सभी बताना पड़ेगा। इनका करेक्ट आंसर बताइए या क्या होगा दोस्तों। यूनिसेफ का बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क होगा दोस्तों। यहाँ पे 6 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, मुख्यालय क्या होता है, न्यूयॉर्क होता है दोस्तों। आप चाहते हैं तो 5-6 न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर लिख सकते हो दोस्तों, सॉरी आप मुख्यालय चाहे तो लिख सकते हो, 2-3 को आप लिख लीजिए पहले। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय होता है दोस्तों न्यूयॉर्क, आपको पता होगा। अफ्रीकन यूनियन का पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, अदीस अबाबा। क्या होगा दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय पूछे दोस्तों, लिखिए अदीस अबाबा होता है दोस्तों। दूसरा पूछे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जो है कहाँ पे दोस्तों, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का कहाँ पे मुख्यालय है, जिनेवा में है। सार्वभौमिक डाक संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, बर्न में है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आसियान का मुख्यालय पूछा जाता है बाहर दोस्तों, पुलिस सॉरी बिहार पुलिस में, कि आसियान का जो है मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, जकार्ता में दोस्तों, आप सभी को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 7 में देखिए दोस्तों, 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको वीवीआई देखिए गोल कर दिए प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कुंडा परियोजना स्थित दोस्तों, फटाफट 7 का बता दीजिए दोस्तों, क्या बता रहे दोस्तों, कुंडा परियोजना। सभी को पता है दोस्तों कुंडा परियोजना दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों। प्रश्न नंबर जो है 7 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, तमिलनाडु इनका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। कुंडा परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। फिर से स्टार देके लिखना स्टार्ट कर दे दोस्तों। देखिए हम तो लिखा रहे दोस्तों, आप लोग लिखते नहीं लिखते मैं हमको नहीं पता, पर आप लोग नहीं लिखेंगे दोस्तों, पछतावा आप ही को होगा एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है। मेरी बात मान रहे और मेरी बात सुन रहे आप लोग, कॉपी निकालिए, लिखना स्टार्ट कर दिए। छोटा ऐसा मत सोचिए छोटा टीचर है तो दोस्तों गलत लिखेंगे, आप लोग के लिए सही बता रहे दोस्तों, आप लोग लिखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि आपके लिए आपको एग्जाम हॉल में काम आने वाला दोस्तों, ठीक है। लिखना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। कुंडा परियोजना जो है दोस्तों कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछे दोस्तों तो तमिलनाडु बताइए दोस्तों। कल्पक्कम और कुंडा परियोजना दोनों ही आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ककरा परमाणु ऊर्जा दोस्तों गुजरात में। ककरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछे दोस्तों कर्नाटक में। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, कर्नाटक में है। रावत भाठा परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों राजस्थान में है। रावत भाठा परमाणु ऊर्जा केंद्र तो कहाँ पे, राजस्थान में है। ओरबा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। ओरबा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। तलचर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, उड़ीसा में है। तलचर कहाँ पे, उड़ीसा में है। आप लोग इस प्रश्न को याद रखिए। प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या कहता है दोस्तों, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न इससे पहले भी करवा चुके क्लास में दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों टोटल कितना करता है, 12 करता है दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक सदस्य को जो है नामित कर सकता है दोस्तों, 2 सदस्य नामित करता है, सॉरी तो यहाँ पे 2 होगा, पर ऐसे आपको राष्ट्रपति पूछे दोस्तों तो यहाँ पे 12 बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। इनका करेक्ट आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 2 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है, किस देश की मुद्रा दिरहम है दोस्तों। किस देश का मुद्रा दिरहम दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का बता दीजिए दोस्तों, किस देश का दिरहम है, फटाफट बता दीजिए। मोरक्को देश का जो है आपको दिरहम होगा दोस्तों, मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी होगा आपको मोरक्को होगा दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए। ईरान का पूछे दोस्तों, आपसे पता है रियाल होता है दोस्तों, थाईलैंड का बहत होता है दोस्तों, आप जिम्बाब्वे का डॉलर होता है दोस्तों, ये सबको आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए दोस्तों, किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है दोस्तों, फटाफट 10 नंबर का बता दीजिए दोस्तों। जो है आपको किसे जो है भारतीय का जो है आपसे पूछा जाता है क्रांति का मां कहा जाता है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, फटाफट कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, इनका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से एक भी सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। इनका नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति का मां कहा जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। एनी बेसेंट को माता बेसेंट कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए दोस्तों। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, भारत का कोकिला कहा जाता है दोस्तों। भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट। इस प्रश्न को नोट कीजिए दोस्तों, आप लोग को पता है दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू था, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर देखिए 11 में क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में कहता है दोस्तों कि सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द किसके लिए सिक्के पर छपे थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 जो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा 11 का करेक्ट आंसर क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों कि अकबर के सिक्के पे छपे हुए थे दोस्तों, यहाँ पे होता है अकबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि स्त्री नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्त्री के नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है स्त्री के नसबंदी को हम ट्यूकोटोमी कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या देख रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ ले, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, आप क्या बताएंगे दोस्तों। पुरुष के नसबंदी को हम लोग कहते हैं वेसे टोकोकॉमी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, ये पुरुष का, ये महिला का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग याद रख लिख लीजिए प्रश्न को।
13 में कहता है दोस्तों घेरेदार कुआं का निर्माण का आरंभ हुआ था दोस्तों, प्रारंभ कहाँ हुआ, आरंभ कहाँ हुआ था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। घेरेदार कुआं का निर्माण जो है आरंभ हुआ था दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होता है? ठीक है, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों मौर्य काल में। ठीक है, आपका जो है करेक्ट आंसर होगा मौर्य काल में, जो आरंभ हुआ था दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौर्य काल होगा। देखिए कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का डी नंबर होगा, आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 में कहता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पगोडा कहाँ बनाया गया था दोस्तों? 14 का करेक्ट आंसर होता है दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पगोडा चीन में बनाया गया था दोस्तों। आप सभी पता है चीन होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसने भी बी दे रहे सभी का, मेरे प्यारे भाई बहन सभी साथियों का सही हो रहा है। प्रश्न को चाहे तो एक दो प्रश्न को लिख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्फूत पूछे दोस्तों देहरादून में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट को लिख सकते हैं चाहे तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा शाही महल बुनरोई में शाही महल है दोस्तों। कहाँ पे है सबसे बड़ी शाही महल? कहाँ पे दोस्तों? बुनरोई शाही महल है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा नगर पूछे दोस्तों वेनचुआन मतलब चीन में है दोस्तों। ठीक है, आपसे प्रश्न को याद रख लीजिए दोस्तों। विश्व का सबसे अंतरराष्ट्रीय जो है अंतरस्थलीय सागर स्वेज नहर है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछे तिब्बत का पठार है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए वीडियो को रोक रोक के। चलिए 15 में प्रश्न कहता है दोस्तों, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा देवकृति प्रिया है दोस्तों। 15 का करेक्ट आंसर क्या होता है? आप लोग बता रहे दोस्तों यहाँ पे चोल काल का जो निर्मित नटराज कांस्य प्रतिमाओं का देवकृति अष्टभुज है दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर क्या होता है? अष्टभुज होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ दोस्तों, आप लोग याद रखिए। प्रश्न नंबर ए का होगा। सिस्टम में प्रश्न कहता दोस्तों, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था दोस्तों? आप लोग बताना पड़ेगा। सिस्टम का करेक्ट आंसर क्या होता है? अमीर खुसरो दोस्तों आप सभी पता है उलादीन खिलजी का दरबारी कवि था दोस्तों। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ? उलादीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, सभी साथियों का सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 17 का प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया था दोस्तों? 17 का करेक्ट आंसर क्या होता है? आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नटरोज का बलबन ने आरंभ करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? बलबन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? बलबन करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा 18 का करेक्ट आंसर क्या होता दोस्तों, फटाफट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, भक्ति संस्कृति भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। आपको यहाँ पे दिखता है 15वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर 12वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। आप लोग फटाफट याद रख लीजिए दोस्तों। हम लोग चलते हैं 19 प्रश्न में। कहता है विश्वविख्यात जो है केहनूर हीरे का हुमायूं ने की शासक ने प्राप्त किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होता है? देखिए करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिए दोस्तों, विश्वविख्यात केहनूर हीरे का हुमायूं ने ग्वालियर के शासक से प्राप्त किया था दोस्तों। आप लोग को पता होगा दोस्तों हुमायूं। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? ग्वालियर के शासक से प्राप्त किया था हुमायूं ने दोस्तों। आपको यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर शासक से प्राप्त किया था। चलिए हम लोग चलते 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके साथ जो है वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किया था दोस्तों? आप सही पता होगा करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे देख रखा ऑप्शन नंबर ए जमींदारों के साथ किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। 21 नंबर प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा था दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है 21 नंबर प्रश्न का, और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय में भारत में मारा गया दोस्तों? आपसे फटाफट बता दीजिए दोस्तों, कौन सा वायसराय भारत में मारा गया है। यहाँ पे 21 का प्रश्न आप लोग जो जवाब दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर दे रहे लॉर्ड मयो, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर जी सी नंबर करेक्ट आंसर होता है। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि गांधी के नाम पहले महात्मा जोड़ा गया था दोस्तों। किसने जोड़ा था, किस दौरान में जोड़ा गया था? आपको 22 नंबर प्रश्न का बताना पड़ेगा। आप सभी पता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा जो है जोड़ा गया था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह दौरान में। यहाँ पे करेक्ट आंसर 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों। कहता है भगत सिंह को फांसी की सजा किस अपराध के लिए दी गई थी दोस्तों? 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आप लोग फटाफट बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लाहौर विधानसभा के बम फेंकने के अपराध में उसको फांसी की सजा मिला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। कहता है कि भारत के राष्ट्र ध्वज को पहली बार का प्रदर्शित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों? सन 1907 में दोस्तों। यहाँ पे भारतीय जो है ध्वज को पहली बार का प्रदर्शित किए थे दोस्तों 1907 में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर होता है ए। आप लोग को 24 नंबर प्रश्न को याद रखना चाहिए, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा।
साथियों 25 का प्रश्न को देखिए, कहता है दोस्तों भी आकार की घाटी निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों आप सभी पता है, फटाफट बता दीजिए। भी आकार का पूछा रही, भी आकार घाटी का निर्माण जो किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों आप सभी पता है, युवा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या है, युवा नदी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हम चलते 26वें प्रश्न में, कहता है दोस्तों चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है। दोस्तों बताना पड़ेगा 26 का करेक्ट आंसर क्या होता है, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। 26वें प्रश्न में कहता है दोस्तों 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है दोस्तों। 60 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश पर जो है इनका संख्या होती चक्रवातों की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 27 में कहता है दोस्तों डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। दोस्तों डॉगर बैंक जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, 27वें प्रश्न का कहता है दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर एक बी नंबर करेक्ट होगा अटलांटिक महासागर होता है दोस्तों, यहाँ पे डॉगर बैंक स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग 28वें प्रश्न में कहता है दोस्तों माओरी जनजाति निवास स्थान कहाँ पे। दोस्तों 28 करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं, न्यूजीलैंड बता रहे दोस्तों, ऑप्शन बी नंबर होगा न्यूजीलैंड। फटाफट आप लोग कमेंट में बता रहे दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। माओरी जनजाति पूछे दोस्तों तो आप लोग बता दें न्यूजीलैंड में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न कहता है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भगीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलकर गंगा कहलाती दोस्तों कहाँ पे है। इनका करेक्ट आंसर क्या होता है, 29 का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, देवप्रयाग। इनका करेक्ट आंसर क्या देवप्रयाग होगा दोस्तों, यहाँ पे याद है कि ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा देवप्रयाग दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों, ये प्रश्न को इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न में भगीरथी एवं अलकनंदा नदियों मिलकर गंगा कहलाती है देवप्रयाग में। दोस्तों यहाँ पे लिखता है, हम लोग 30वें प्रश्न में देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। देखिए साथियों 30वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाएगा। दोस्तों फटाफट कमेंट बता दीजिए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होता है 30वें प्रश्न का। देखिए दोस्तों जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 1950, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कुछ पॉइंट को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जो है गीतांजलि पुस्तक में लिया गया था दोस्तों, आप लोग ये पॉइंट को याद कर लीजिए। ये पूछा जाए तो इस गाने में कितना सेकंड लगता है दोस्तों, आपको टोटल 52 सेकंड में 52 सेकंड लगता है। जनगण मन प्रथम बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया दोस्तों, ये प्रश्न को कितने बार पूछा जाता है दोस्तों। जनगण मन जो है प्रथम बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिए आप सभी। ठीक, प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कहता है दोस्तों, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने की पहली महिला थी। दोस्तों बनने वाली पहली महिला बताना पड़ेगा, 31 का करेक्ट आंसर क्या होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी दोस्तों, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर होता है सरोजिनी नायडू। यहाँ पे देखिए कहाँ लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी दोस्तों, पहली बार पूछे दोस्तों कहाँ बनी थी, सरोजिनी नायडू, जो कि किस राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। उसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न पीछे बता चुके हैं दोस्तों, आप लोग को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों 32 प्रश्न में कहता है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट बताते चलिए दोस्तों, आपका वेट कर रहे हैं दोस्तों ये बताने का। देखिए आप लोग बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, एक न्यायिक सलाहकार होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 33वें प्रश्न में दोस्तों, कहता है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसे हरित क्रांति के जन्म दिया गया। दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा दोस्तों कौन सा पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, फटाफट कमेंट बता दिए। 33 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है। यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखता है 34वें प्रश्न में दोस्तों, बैंक को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न को थोड़ा सा वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिए तभी करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इनको कहते हैं सर्वाधिक जो है तरल अनुपात, जिसको कहते हैं SLR, जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, देख लीजिए यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, यहाँ पे लिखता है 35 में लिखता है कि GNP और LNP के मध्य अंतर क्या होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट अच्छे से बता पाएंगे इनको, बहुत अच्छा इजी प्रश्न है दोस्तों। फटाफट 35 का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप बताया जा रहा है पूंजी अवमूल्यन जो है होगा दोस्तों समान होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देख लीजिए इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए हम 36वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे लिखता है कि भारत के किस देश को लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात करता है दोस्तों, कौन सा देश निर्यात करता है आपको बताना पड़ेगा। सॉरी, भारत के किस देश को लौह अयस्क जो सर्वाधिक निर्यात करता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कौन सा देश है दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए, जापान। करेक्ट आंसर क्या होता है, जापान निर्यात करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा जापान। ठीक है दोस्तों, लिखता है 37वां प्रश्न कहता है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक क्या कहता है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI की अर्थशास्त्री का देन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा, करेक्ट आंसर बताइए। 37 का करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों, महबूब उल हक। दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, महबूब उल हक जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 38वां प्रश्न कहता है दोस्तों, डायनमो। डायनमो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 38 नंबर करेक्ट आंसर कहता है डायनमो, इनका करेक्ट आंसर होगा जो है मैकेनिकल ऊर्जा और इलेक्ट्रिक ऊर्जा की परिवर्तित करना दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
आंसर होगा दोस्तों। आप लोग 38 का ए बता रहे हैं तो सही बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 39वें प्रश्न को बताइए क्या होता है 39वें प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे कहता है थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर दिमाग क्या है दोस्तों, आपको 39वें प्रश्न को बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता है दोस्तों सीपीयू है दोस्तों, इनका क्या है कंप्यूटर दिमाग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 40वें प्रश्न में कहता है कि भारी जल एक प्रकार का है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 40 से करेक्ट आंसर क्या बता रही, मंदक है दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, मंदक है दोस्तों, आप लोग को बताना पड़ेगा। लिखता है कि मानव शरीर में विटामिन ए के संचित रहता है दोस्तों, किसमें संचित रहता है आपको बताना पड़ेगा। 41 का 41 नंबर प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों, आपसे पता है दोस्तों, यकृत में संचित रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। प्रश्न कहता है दोस्तों 42वें प्रश्न कहता है कि मानव भ्रूण का हृदय कब संपन्न करने लगता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। जो ही करेक्ट आंसर क्या होगा 42वें प्रश्न का। यहाँ पे लिखता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अपने परिवर्धन चतुर्थ सप्ताह में होता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे लिखता है दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर 43 प्रश्न कहता है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें दिया जाता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 43 का करेक्ट आंसर क्या होता है, आप सभी पता दोस्तों, खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण हेतु में दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब किस वर्ष दिया स्थापना हुआ है दोस्तों, आप लोग बता दिए कमेंट में। आप लोग फटाफट बताते, अगले सेशन में बता चुके थे दोस्तों, आप लोग बता दिए कमेंट में कब स्थापना हुआ था। यहाँ पे लिखता है 44 प्रश्न में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों, आपको 44वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बता दी दोस्तों। यहाँ पे लिखता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। देखिए नोट कर लीजिए दोस्तों, दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान था दोस्तों, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर होता है रजिया सुल्तान। इनमें से देखिए ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों। पर नोट कर लीजिए रजिया सुल्तान दिल्ली पे पहली मुस्लिम महिला थी बैठने वाली, ठीक है दोस्तों। साथियों हम लोग लिखते हैं 45 में, देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 45 प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक राजपूत मां से जन्मे थे दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 45 से करेक्ट आंसर क्या होता है, जहांगीर व हुमायूं। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, जहांगीर और हुमायूं। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद है कि दोस्तों इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जहांगीर और हुमायूं। चलिए हम लोग चलते हैं 46 प्रश्न में कहता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों। 46 का प्रश्न को बता दीजिए, आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों। मौर्य काल जो है, मौर्य साम्राज्य का जो है प्रचलित मुद्रा का नाम बताना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बता रहे आप लोग पन। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पन होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 47 प्रश्न में, देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। 47 का आंसर बताइए। इनका गंधार कला कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा दोस्तों, गंधार कला, ठीक है दोस्तों। 48वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीवी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 48वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है, अहमदनगर दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, अहमदनगर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। 49वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान निम्नलिखित में से किस राजवंश से नहीं लड़े हैं दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 49 का करेक्ट आंसर क्या होता है, सेन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, सी नंबर होगा, सेन होगा दोस्तों, ये नहीं लड़े हैं। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, आप छोटा सा प्रश्न कर देते हैं, ठीक है। 50वें प्रश्न को अच्छे से पहले आप देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था दोस्तों, बताना पड़ेगा। 50 से करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, बदायूं का प्रशासक था दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। 50 से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों आज के सेशन में आपको टोटल कितना क्वेश्चन कराए थे, टोटल 50 क्वेश्चन कराए दोस्तों। यहाँ पे 50 में से कितना सही कर पाए आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन के साल को भी बता दीजिए दोस्तों, सेशन को अभी तक लाइक ना किया लाइक कर दीजिएगा। अपना परिवार में शामिल नहीं हुए तो शामिल हो जाए। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।